अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम सफ़ियान अली। टुडे वी विल डिस्कस Amazon.com। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन ने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो किया, क्या इसका माइंडसेट था और कौन सी फ़िलासफ़ीज़ और चैलेंजेस को फेस करते हुए ये आज मार्केट का लीडर बना हुआ है। तो सबसे पहले आज हम इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। इट स्टार्टेड इन 1997 बट नाउ इट हैव 112 मिलियन एक्टिव यूज़र्स। सबसे पहले हम बात करेंगे जेफ बेज़ोस, जो कि अमेज़ॉन के सीईओ और को फाउंडर भी हैं, उनके 3 बिगेस्ट आइडियाज़ की, जिसकी वजह से अमेज़ॉन एक ऑनलाइन रिटेल शॉप बनी भी और सक्सेसफुल भी हुई। तो सबसे पहला आइडिया, डिजिटल इनेबल्स द लिमिटलेस इन्वेंट्री। इट मीन्स दैट कि देखें, पाकिस्तान में या अदर कंट्रीज़ में जितने भी फिज़िकल रिटेल शॉप्स हैं वो दिन में 10 से 12 घंटे मैक्सिमम ओपन होती हैं, लेकिन अगर हम ऑनलाइन इंटरनेट से कोई भी चीज़ बाय करना चाहें या सेल करना चाहें तो हम 24 घंटे जब हमारा दिल चाहे हम बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, लेकिन और साथ साथ हम पेमेंट भी सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन के जो सीईओ हैं यानी कि जेफ बेज़ोस, उनको बहुत अरसा पहले ये बात पता थी कि हर साल इंटरनेट के जो यूज़र हैं वो 2300% की रफ्तार से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को क्लिक किया और अमेज़ॉन को एक ऑनलाइन रिटेल शॉप बनाने का सोचा। एंड सेकंड बिग आइडिया ऑफ मिस्टर जेफ इज़ डिजिटल बूस्ट कस्टमर केयर। इसमें देखें, अगर हम कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो उसी टाइम अपना फीडबैक दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसी टाइम आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको ऐप बहुत अच्छी लगी तो आप उसे 5 स्टार देते हैं, अगर थोड़ी अच्छी लगी तो आप उसे 4 या 2 स्टार देते हैं। जेफ बेज़ोस भी जानते थे कि वो इंटरनेट का यूज़ करके ईज़िली कस्टमर की नीड एंड वांट को जान सकते हैं और क्विकली फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर सकेंगे। एंड थर्ड आइडिया इज़ डिजिटल अलोज हाई मार्जिन एंड लोएस्ट कास्ट। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं मोबाइल की। फॉर एग्जांपल, मोबाइल की एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है 20,000। तो कंपनी इसको पहले जब मार्केट में बेचती थी तो सबसे पहले ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता था, फिर रिटेलर, देन कस्टमर के पास। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर थे दोनों अपनी प्रॉफिट ऐड करके मोबाइल सेल करते थे। इससे मोबाइल की प्राइस बढ़ जाती थी, बट इंटरनेट ने इन दोनों का रोल ख़त्म कर दिया। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि पहले एडवर्टाइजमेंट बहुत एक्सपेंसिव होती थी और जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कास्ट इंक्रीज़ हो जाती थी और प्रॉफिट मार्जिन कम होता था। तो इंटरनेट की वजह से एडवर्टाइजमेंट पहले की निस्बत बहुत चीप है, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट डिक्रीज़ होगी और कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो गया और डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को एलिमिनेट होने से कस्टमर को प्रोडक्ट भी चीप रेट पर मिलने लगी। तो ये वो 3 आइडियाज़ थे जिसकी वजह से अमेज़ॉन मिस्टर जेफ बेज़ोस ने शुरू की थी। जी, तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे वाई अमेज़ॉन सर्वाइव इन 19। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ कि जब 19 में इकॉनमी रिसेशन आया था तो बहुत सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई थी और बंद हो गई थी, लेकिन अमेज़ॉन सर्वाइव कर गई। लेकिन वो कैसे? तो अभी हम वही डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स देखेंगे किन वजह से अमेज़ॉन 19 में सर्वाइव कर गई। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ चीप रेट। फ्रेंड्स, अमेज़ॉन की जो भी प्रोडक्ट ऑफर कर रही थी 19 में, उसका रेट मार्केट के रेट से बहुत कम होता था। तो कस्टमर चीप रेट पर प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए अमेज़ॉन से ही बाय करते थे। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हैरी पॉटर की बुक लॉन्च होने वाली थी उन दिनों और अमेज़ॉन पर उसकी मार्केट में लॉन्च होने से पहले ही 5 लाख बुक की ऑर्डर आ चुके थे। सेकंड पॉइंट इज प्रोडक्ट कैटेगरी। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अमेज़ॉन ने बुक से शुरू किया था और साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन लाते गए, जो कि 19 में बहुत सारी कंपनी नहीं किया और फेल हो गई। अमेज़ॉन ने बुक से शुरू किया था, बट 19 में ये 21 डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ डील कर रही थी। अगर एक कस्टमर ने बुक नहीं भी परचेज़ करनी होती थी तो वो 21 प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते थे, जिसकी वजह से अमेज़ॉन का रेवेन्यू जनरेट होता रहा और ये साथ साथ सर्वाइव करते गए और अपनी प्रोडक्ट को और इंक्रीज़ करते गए। अमेज़ॉन के सर्वाइव करने की तीसरी वजह ये थी कि ईज़ी टू सेल थ्रू अमेज़ॉन, क्योंकि अमेज़ॉन पर कस्टमर का ट्रस्ट था और वो प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे थे। तो अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट को सेल करना बहुत ईजी था। कंपनी प्रोडक्ट के बारे में अपलोड करती थी और प्रोडक्ट साथ ही सेल हो जाती थी। तो अमेज़ॉन सेलर से चीप रेट पर प्रोडक्ट परचेज़ करता था और आगे बायर को चीप रेट पर ही सेल कर देते थे। तो यही वजह थी कि इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा था और जिसकी वजह से ये बैंकरप्ट होने से बच गए। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ अमेज़ॉन। सो फर्स्ट स्ट्रेटजी इज
बाइंग पावर। फ्रेंड्स अमेज़न के पास बाइंग पावर है क्योंकि कस्टमर इसके साथ लायल हैं। सेलर के पास ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के लिए अमेज़न से बेटर ऑप्शन है। अमेज़न इस बात का फ़ायदा उठाता है और हमेशा लो रेट पर ही प्रोडक्ट परचेज़ करता है। सेलर ने अगर अमेज़न को छोड़ना भी है तो वो अपने ही रिस्क पर छोड़ेगा क्योंकि अमेज़न के पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं और सेलर की जो भी प्रोडक्ट है वो इजीली अमेज़न पर सेल हो जाती है। एंड नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज़ ब्रांड ट्रस्ट। फ्रेंड्स अमेज़न ने कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है। कस्टमर जो भी उसे फीडबैक देता है वो उसे क्विकली फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसका कस्टमर उसके साथ लायल है। फ्रेंड मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि हमेशा फीडबैक वही कस्टमर देता है जो आपके साथ रुकना चाहता है, जो आपके साथ लायल है। वो कस्टमर आपको कभी फीडबैक नहीं देगा जो आपके साथ रुकना नहीं चाहता। अगर आपकी स्लो सर्विस है तो जो कस्टमर आपके साथ लायल नहीं होगा वो चुपके से किसी और शॉप से प्रोडक्ट परचेज़ कर लेगा, लेकिन जो भी कस्टमर आपके साथ लायल होगा वो आपको हमेशा फीडबैक देगा। देखें अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विस स्लो है तो वो आपको मैसेज करेगा कि सर आपकी सर्विस स्लो है, तो आप उसे फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करेंगे, अपनी सर्विस को इम्प्रूव करेंगे। तो ऐसा ही अमेज़न करता आ रहा है जिसकी वजह से इसका एक कस्टमर्स में ब्रांड अपना बिल्ड हुआ हुआ है अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स यही एक स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से आज अमेज़न मार्केट का लीडर बना हुआ है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज कास्ट मैनेजमेंट। अमेज़न ने अपने कास्ट को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है। इसकी ये पूरी कोशिश होती है कि कास्ट को मिनिमम करके अपने प्रॉफिट को हाई कर सके। अमेज़न की कास्ट मैनेजमेंट के एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ कि एक दफ़ा अमेज़न एक डिस्ट्रीब्यूटर से चेयर्स परचेज़ करते थे और वो डिस्ट्रीब्यूटर पैकिंग के बिना ही अमेज़न को वो चेयर डिलीवर करते थे। अमेज़न ने जब इसकी पैकिंग की कास्ट देखी तो वो इनको पर चेयर $6 से $7 पड़ रही थी और इनके एवरेज डेली की चेयर्स 100 सेल होती थी, जिसकी मंथली आप कास्ट कर लें 3 से 4 हज़ार बनती है। तो उन्होंने अमेज़न ने डिस्ट्रीब्यूटर को कहा कि आइंदा वो उन्हें चेयर्स पैक करके ही भेजा करे, वरना वो किसी और से परचेज़ कर लेंगे। यही वजह है कि वो अपनी कास्ट को मिनिमम करते थे और आगे भी वो अपनी प्रोडक्ट को चीप रेट पर सेल करते थे, जिसकी वजह से इन्हें डबल फ़ायदा हो रहा था कि इनका कस्टमर भी इनके साथ था और इनका प्रॉफिट भी मेंटेन था। नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज़ बिल्ड बाय एंड पार्टनरशिप। फ्रेंड्स अमेज़न इनोवेटिव तो है ही, ये साथ साथ कस्टमर के फीडबैक से उसकी नीड एंड वांट को ऑब्जर्व करते हैं और जो भी मार्केट की नीड हो उसे बिल्ड कर लेते हैं। और अगर कोई कंपनी ऑलरेडी इस पर काम कर रही हो या तो उसे बाय कर लेते हैं या फिर उसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। फ्रेंड्स अमेज़न ने अभी तक 128 कंपनीज़ को परचेज़ किया है, जिनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट ये कुछ कंपनीज़ हैं। इनमें से अब मैं आपको बता दूं कि अमेज़न को कंपनीज़ बाय करने का फ़ायदा क्या होता है। इसमें आप ये ज़ेपास के एग्जांपल ले लें, ये फीमेल्स के लिए कॉस्मेटिक्स का सामान सेल करती थी ऑनलाइन, तो इसमें से अमेज़न ने डायरेक्टली 69% फीमेल जो ज़ेपास की कस्टमर थी उनको टारगेट किया, तो वो अब डायरेक्टली कस्टमर होगी अमेज़न की। तो इसी तरह ये अमेज़न ने 1.2 बिलियन में परचेज़ की थी, लेकिन ये ज़ेपास अब अमेज़न के लिए हर साल 10 बिलियन से 15 बिलियन तक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो यही स्ट्रेटजीज थी जो अमेज़न को अभी तक मार्केट का लीडर बनाए हुए हैं। लास्ट स्ट्रेटजी इज़ ग्रेविटी फ्यूल ग्रेविटी। ग्रेविटी फ्यूल ग्रेविटी इसका मतलब ये है कि अमेज़न जानता है कि अगर इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर के दरमियान कंपटीशन इंक्रीज़ होगा। जब कंपटीशन इंक्रीज़ होगा तो ये इजीली उनसे चीप रेट पर प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे। जब ये चीप रेट पर प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे तो कस्टमर को भी चीप रेट पर ही सेल करेंगे। तो जब कस्टमर को चीप रेट पर प्रोडक्ट मिलेगी तो वो वर्ड्स ऑफ माउथ के थ्रू और ज़्यादा कस्टमर आएंगे इनके पास। तो जब और ज़्यादा इनके पास कस्टमर आएंगे तो इन्हें फिर से डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा होंगे लाने पड़ेंगे और जिसकी वजह से उनके दरमियान फिर से कंपटीशन और ज़्यादा होता जाएगा और इन्हें चीप रेट पर प्रोडक्ट्स मिलती जाएंगी। तो इसी सर्कल की वजह से जब ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होंगी इन्हें, जब ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होंगी तो इन्हें चीप रेट पर प्रोडक्ट मिलेगी। तो इसी सर्कल की वजह से इनको लो कास्ट पर प्रोडक्ट मिलती है और आगे लो कास्ट पर कस्टमर को सेल करते हैं ये। तो यही सर्कल की वजह से ये अपना प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ कर लेते हैं और अपनी कास्ट को भी मिनिमम कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी अमेज़न के बारे में जो हमने आज डिस्कस की। ज़्यादा डिटेल में हम इसलिए बात नहीं कर सके क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जानी थी, इसलिए
तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको अमेज़न के बारे में कुछ मज़ीद जानना है, उसकी स्ट्रेटजीज़ के बारे में या उसकी हिस्ट्री के बारे में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।